हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम ब्रिटिश लिटरेचर का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए क्वेश्चन है गाइस, डिस्कस द फीचर्स ऑफ द कोर्टली लव ट्रेडिशन विद रेफरेंस टू एनी वन पोएट इन योर कोर्स। आपको कोर्टली लव ट्रेडिशन के फीचर्स बताने हैं बाय गिविंग रेफरेंस टू एनी वन पोएट इन योर कोर्स। तो इस आंसर के लिए हमने पोएम चुनी है Whoso लिस्ट टू हंट बाय सर थॉमस वायट। तो गाइस हम डायरेक्टली आंसर शुरू करेंगे, लेकिन बीच बीच में जहां हमें लगेगा कि पोएम के स्पेसिफिक स्टैंजा या लाइन के बारे में हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो हम साथ साथ करेंगे। So guys, the courtly love tradition included the poet or the lover singing the joy of his love, which was an exalted feeling as the love was often unrequited. तो ये पहला फीचर आप कह सकते हैं कोर्टली लव ट्रेडिशन का, जिसमें पोएट या लवर अपनी बिलवेड या मिस्ट्रेस के लिए जो उनकी लॉन्गिंग है, डिजायर है, जो उनका लव है, दैट इज अनरिक्विटेड, यानी रेसिप्रोकेट वो लव नहीं होता है। आप जानते हैं कि थॉमस वायट के केस में हु वाज अ कोर्टियर टू किंग हेनरी द एट, उनकी बिलवेड एन बोलेन, और उसी पर बेस ये पोएम है। देखिए तो फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कहते हैं, Whoso list to hunt, I know where is an hind. Whoso means whosoever, whoever. List means wishes or desires. So poet कहते हैं जो भी hunt करना चाहता है, I know where is an hind. मैं जानता हूँ कहाँ पर एक फीमेल डियर है। तो यहीं पर फर्स्ट लाइन में आप लिटरेरी डिवाइसेस को अगर रिकॉग्नाइज करें गाइस, एक तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि पोएट यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हिज बिलवेड एंड बोलेन, जिनके लिए उनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए मेटाफर यूज किया गया है हाइंड का। अब कुछ लोग इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन के एस्पेक्ट से देखेंगे, विच कुड बी राइट, लेकिन ये पोएम की फर्स्ट लाइन है। फिर कहते हैं बट एज फॉर मी हिलास, मीनिंग अलास, आई मे नो मोर। फर्स्ट टू लाइन से हमें पता लगता है पोएट हमें बता रहे हैं कि जो भी हंट करना चाहता है, आई नो मुझे पता है एक हाइंड कहाँ पर है, लेकिन फॉर मी अलास आई मे नो मोर, यानी कि अब वो हंट करने के मूड में नहीं है या फिर उन्होंने गिव अप कर दिया है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे पोएम में। देखिए, द वेन ट्रवेल hath wearied me so sore। तो यहाँ पर वेन ट्रवेल का मीनिंग है फ्यूटाइल परस्यूट, क्योंकि इवेंचुअली पोएट को रियलाइज होता है कि वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं दे आर गोइंग इन वेन, और उसकी वजह से ही इज टायर्ड, ही इज एग्जॉस्टेड। फिर कहते हैं आई एम ऑफ देम दैट फारदेस्ट कमथ बिहाइंड, यानी हंट करने वाले लोगों की जो लिस्ट है, जो क्यू है, उनमें सबसे पीछे वो खड़े हैं, लेकिन yet may I by no means my wearied mind draw from the dear। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मेटाफर के यूज से अपनी बिलवेड के बारे में पोएट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि इवन दो ही इज टायर्ड, ही इज एग्जॉस्टेड बाय परस्यूइंग हर, बाय ट्राइंग टू वू हर, बट स्टिल ही इज अट्रैक्टेड, क्योंकि उनका ध्यान अभी भी वहां ही है। बट एज शी फ्लीट अफोर, मीनिंग फ्लीज, इसका मतलब है फ्लीज। बाय द वे यहाँ पर ये समझना हमको जरूरी है कि ये पोएम एक सोनेट के स्ट्रक्चर में है, मीनिंग इसमें टोटल 14 लाइंस हैं, और पोएम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। ये देखिए गाइस कैसे, जब भी आप किसी पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं, आपको पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये पहली 8 लाइन जो हैं गाइस, इन्हें हम बोलेंगे ऑक्टेव। दिस स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 8 लाइंस। उसके बाद जो रिमेनिंग 6 लाइंस हैं उन्हें हम बोलेंगे सेस्टेट। देखिए,
और सेकेंडली इस पोएम में हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये पेट्रार्कन सोनेट स्टाइल के वेरी सिमिलर है, क्योंकि ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम आप देखेंगे दैट इज A B B A, लेकिन जो सेसेट है गाइस उसमें हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करें लास्ट की जो दो लाइंस हैं दे आर राइमिंग। सो कन्वेंशनल पेट्रार्कन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है जिसमें सेसेट हैज दिस राइमिंग पैटर्न ऑफ सी डी ई, यहाँ पर वो फॉलो नहीं हो रहा, और सेसेट का जो राइमिंग पैटर्न है दैट इज C D D C, एंड द लास्ट टू लाइंस फॉर्म अ कपलेट। तो हम वापस आंसर पर आते हैं। आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिल गई होगी पोएम के बारे में जिन स्टूडेंट्स ने ये पोएम पहले नहीं पढ़ी है। सो द फर्स्ट थिंग वाज दैट द लव वाज अनरिक्वेटेड मेजरली बिकॉज द पोएट्स बिलवेड वाज अनअटेनेबल। और यहाँ पर एन बोलेन की बात हो रही है। शी वॉज द किंग्स मिस्ट्रेस। इनफैक्ट आप जानते हैं कि किंग हेनरी द एट को जब पता लगता है इनके बारे में, सो ही गेट्स एन बोलेन एग्जीक्यूटेड। उसके बाद देखिए इन वाइट Whoso lists to hunt, जो पोएम हमने अभी जस्ट देखी है, this is a typical courtly love poem. The poet's beloved Anne Boleyn is unattainable. ये जस्ट हमने अभी बात की है। As she belongs to Caesar. अब ये देखिए वर्ड गाइस पोएम में कहाँ यूज हुआ है। तो जैसे हम बात कर रहे थे पोएट कहते हैं yet may I by no means my wearied mind draw from the dear, यानी उनका माइंड अभी भी वहीं पर है। he is not able to draw his mind away from the dear, meaning he still has those feelings towards his beloved, and we are talking about Anne Boleyn. फिर वो अपनी हालत डिस्क्राइब करते हैं। he says fainting I follow, I leave off therefore. So eventually वो कहते हैं I leave off, meaning I give up. Why does he give up? Because he tells a reason. Since in a net I seek to hold the wind, यानी वो कहते हैं मैं एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ which is as impossible as trying to hold wind in a net. तो गाइस क्या आप एक नेट में विंड को कैच कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली पोएट रियलाइज करते हैं इवन दो ही इज ट्राइंग टू वू हिज beloved, even though he has deep feelings for her, he wants to woo her, he wants to pursue her, but eventually he realizes that this is not going to be possible because the love is going to be unrequited. उनकी जो लव फीलिंग्स हैं वो कभी रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएंगी। इस वजह से पोएट कहते हैं आई लीव ऑफ। उसके बाद कहते हैं हु लिस्ट हर हंट, यानी जो हंट करना चाहते हैं यानी जो परस्यू करना चाहते हैं उन्हें। आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट, उनके लिए मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। as well as I may spend his time in vain, यानी इस फीमेल डियर को जो हंट करना चाहता है मैं उन्हें ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे मेरी तरह, क्योंकि there is written her fair neck round about engraven with diamonds in letters plain, nolly me tender, meaning touch me not, for क्योंकि I am Caesar's। तो इस लाइन का मतलब हम देख रहे थे कि फीमेल डियर के नेक में एक डायमंड स्टडेड कॉलर है, उस पर लिखा हुआ है नॉली मी टेंडियर, मीनिंग टच मी नॉट, फॉर सीजर्स आई एम बिकॉज आई बिलोंग टू द सीजर। तो यहाँ पर सीजर किसके लिए यूज हुआ है? किंग हेनरी द एट। Anne Boleyn eventually became the king's mistress. That is why यहाँ पर इस रेफरेंस की बात हुई है। And wild for to hold, though I seem tame. That even though I seem tame, but I am wild to hold. तो ये एक क्विक समरी थी पोएम के बारे में। इसी की हमने बात यहाँ पे की है कि दिस इज अ टिपिकल कोर्टली लव पोएम जिसमें पोएट का जो लव है दैट इज अनअटेनेबल, द बिलवेड इज अनअटेनेबल, द लव इज अनरिक्वेटेड एज शी बिलोंग्स टू सीजर implying King Henry VIII. The poet, however, is a true courtier who desires, adores, and woos his beloved, but eventually gets disappointed and frustrated. क्योंकि आप guys realize करेंगे
कि ऑक्टेव के बाद जब सेस्टेट शुरू होता है, यानी पहली 8 लाइन्स के बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है सॉर्ट ऑफ, जिसमें 6 लाइन्स हैं, उसमें पोएट का जो मूड है उसमें एक सडन शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हु लिस्ट हर हंट आई पुट हिम आउट ऑफ डाउट, फिर वो टाइम की बात करते हैं, spend his time in vain. So eventually poet realize करते हैं कि what he was going to do was unachievable, and he realizes or he acknowledges the fact that Anne Boleyn belongs to the king. और इसी की बात हमने यहाँ पे की है, that is the realization of the supremacy of his beloved. Lekin, the poet does praise the woman he loves, who can be approached only with restraint, and Wyatt realizes that by chasing the hind, a metaphor for his beloved, he's trying to hold wind in a net which is simply impossible. Poet realize करते हैं कि he's trying to catch wind in a net which is impossible, therefore he gives up eventually. तो इन सब चीज़ों के बावजूद, in spite the fact that he's exhausted, he's tired, and he realizes that his beloved is unattainable, he is still unable to hold back his fascination for his beloved. ये जो लाइन थी, draw my mind from the deer, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। उसके बाद अगर फर्दर फीचर्स आपके लिखने हो गाइस, आप बोल सकते हैं द लव वाज पैशनेट एंड येट फॉरबिडन। आप जानते हैं, because such an affair would be adulterous. Anne Boleyn belonged to the king, and the poet, as in Thomas Wyatt, had feelings for her. So this sort of affair or relationship was adulterous, and that is why the king had her executed. Another thing is, courtly love was strongly related to chivalry, meaning this extra polite behavior that men have towards women, the gentlemanly behavior, being very kind and fair to them. तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कोर्टली लव ट्रेडिशन के फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, वी गेट टू नो अबाउट द लेमेंटिंग लवर pining over an impassive beloved, while the sestet provides some sort of transformation. And eventually, the mood of the poet changes. There is a sudden shift or transformation as we see in the sonnet. Next line कहती है, instead of the sonnet ending on a note of despair, it ends on a note of resignation and acceptance of the divine spirit as his beloved is conflated with Christ at the end of the sonnet. अब नॉली में टेंडेयर the meaning को आप इस context में भी समझ सकते हैं, as a word spoken by Christ to Mary Magdalene when he had risen from the dead. आप इसमें और ये ऐड कर सकते हैं कि Wyatt's sonnet begins in the lover huntsman's voice, but ends with the words of the beloved, which are teasing. Which words? Noli me tentare, meaning touch me not, for Caesar's I am. तो ये मेजर फीचर्स हैं, आप चाहें तो इन्हें फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन फर्दर राइट दैट अनदर फीचर ऑफ द कोर्टली लव ट्रेडिशन वाज दैट द पोएट और द लवर फाउंड हिज बिलवेड लव डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। सो अगर आप अनरिक्वेटेड लव बोलिए या unachievable बोलिए, it's eventually the same thing, but we have different sentences for that. क्योंकि पोएट को पता था कि his beloved's love was difficult to obtain because the feelings could not be reciprocated. और लास्ट में आप चाहें तो conclude कर सकते हैं, the various features of courtly love tradition are attraction to the beloved or the poet's mistress, pining relationship, unrequited love in many cases, declaration of passionate devotion, virtuous rejection by the lady, renewed wooing with oaths of virtue and eternal loyalty, and moans of approaching death, and heroic deeds of valor which won the lady's heart. तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, we get to know that the beloved is out of the poet's reach, and the sonnet carries a tone of resignation and acceptance because the poet acknowledges that his beloved is unachievable, acceptance of the reality towards the end.
इसके अलावा कुछ नोट्स हैं गाइज, आप चाहें तो इन्हें रेफर कर सकते हैं। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, जब भी किसी पोएम के बारे में कोई आंसर लिखना हो, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है, बैकग्राउंड डिटेल्स आपको पता है, यू कैन बेटर फ्रेम योर आंसर। सो दिस सोनेट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम पेट्रार्कन सोनेट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेकिन सेट की जो राइमिंग स्कीम है वो कैसे डिफरेंट है इस पोएम में, ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। that the last two lines form a couplet। हालांकि सोनेट के बारे में अगर आप और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहें तो इसमें हम आयम्बिक पेंटामीटर की बात कर सकते हैं, यू नो दी syllables, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड syllables। लेकिन सिंस ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, so we are limiting our answer to what is asked in the question। So इससे रिलेटेड गाइस जो और क्वेश्चंस आ सकते हैं, that can be do you find a sudden shift in the tone of the poem? Do you find a sudden shift in the mood of the poet or the tone as you move from octave to the sestet? This can be another question जो आपको पूछा जा सकता है। या इस सोनेट की जो एंडिंग है वो किस टोन पर हुई है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और यू कैन बी आस्क्ड फीचर्स अबाउट दिस पोएम, यानी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Alright guys, that is it for this video. In the next video, we will discuss some other question related to British literature. So if you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.